कोरोना को लेकर प्रशासन फिर से सख्त हो गया है। संक्रमण काल में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद घरों को सील और मरीजों को क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र से पहुंचे 2 मरीजों के सैंपल पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। इन मरीजों के मकान पर पहुंचकर मरीज के घर को स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अमले ने 14 दिनों के लिए सील करते हुए क्वारंटाइन किया है। विगत दिनों से जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। वहीं तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन भी सख्त रवैया अपना रहा है। यहां रिपोर्ट में एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मरीज के घर को 14 दिनों के लिए सील कर दिया गया है और मरीजों के परिजन को घर से बाहर न निकलने और बाहर घूमते पाए जाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर संभावित है और इस लहर के बीच महाराष्ट्र जिले से शुरू हुआ परिवहन संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज की सफर की जानकारी लेने पर पता चला कि ये मरीज महाराष्ट्र के पूना से वापस लौटा है। इस तरह जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 पर एक बार फिर से पहुंच गई है। 26 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के एक मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि बालाघाट जिले में 26 सितंबर तक कुल 9101 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9029 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। जिले में 26 सितंबर तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। जिले में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 2,65,460 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। 27 सितंबर को संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान 4.0 चलाया गया, जिसके तहत बालाघाट में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर सहित 403 सेंटरों में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को वैक्सीन लगाया गया। जिले में 88,200 लोगों को कोविड वैक्सीन टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लोग उत्साहपूर्वक टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर टीकाकरण कराते रहे हैं। टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने में सभी वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है। स्वयं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी भी वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। हालांकि सुबह जरूर कुछ सेंटर्स में देर से टीकाकरण प्रारंभ होने की जानकारी मिल रही थी, बाद में इसे दुरुस्त कर लिया गया। जिले में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय के अस्पताल मार्ग पर राज्य शासन और केयर इंडिया के सहयोग से मॉडल टीकाकरण केंद्र प्रारंभ किया गया है, जिसमें वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की है, जबकि सभी मानव संसाधन केयर इंडिया की ओर से मौजूद है। यहाँ का जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस टीकाकरण केंद्र में रविवार अवकाश का दिन होगा, लेकिन सप्ताह के 6 दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक टीकाकरण चलेगा, जहां पहुंचकर कोई भी पहली और दूसरी डोज लगवा सकते हैं। ये केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से, तकनीकी सहयोग से ये एक नया सेंटर चालू किया गया है, जो कि दिसंबर तक कंटिन्यू चलेगा। ये हमारे राज्य शासन और केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया दोनों के सहयोग से सेंटर चालू हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक का हमारा रहता और मानव संसाधन पूरा केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया उपलब्ध करा रही है। तो ये जो है, ये हमारा जो सेंटर है, ये सुबह 7 बजे से शाम के 8 तक चलेगा सेंटर, और इसमें प्रथम और द्वितीय डोज दोनों लगवाया जाएगा और कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों डोज रहेगा। सर, ये 7 दिन चालू रहेगा कि इसमें एक दिन ऑफ रहेगा? नहीं, संडे इसमें भी ऑफ है, संडे ऑफ रहेगा। बाकी ये मंडे टू सैटरडे जो है कंटिन्यू 7 AM से 8 PM तक शुरू रहेगा। 27 सितंबर को चले टीकाकरण महाअभियान के चौथे क्रम को लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि पूरे जिले में 403 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 40 मोबाइल टीम भी वैक्सीनेशन के लिए लगाई गई हैं, जिसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका CMO और पार्षदों के सहयोग से राज्य शासन के निर्देशानुसार 18 वर्ष से अधिक लोगों के प्रथम डोज पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बालाघाट ग्रामीण के लिए एक मोबाइल वैन रखी गई है, जो शहरी या ग्रामीण अंचलों में कुछ लोग एकत्रित होने पर टीकाकरण के लिए पहुंचती है। में भी महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमें हमारे ज़िले में जितने भी प्रथम डोज से बचे हुए नागरिक हैं, उन्हें प्रथम डोज लगा के 100% लक्ष्य प्राप्ति करना है। इस हेतु ज़िले में 392 हमारे सेंटर बनाए गए हैं और 40 मोबाइल टीमें बनाई गई है। 392 सेंटरों के द्वारा हम कम से कम 500 से 550 ग्रामीण क्षेत्र जो है, उसे हम अपनी अप्रोच में लाए हैं
और 40 मोबाइल टीम द्वारा 200 से 250 ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां मोबाइल टीम भिजवाते वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। अर्बन में भी हमने पीजी कॉलेज के अतिरिक्त एक हमने अम्बेडकर सामुदायिक भवन में एक अपना 17 आज से स्टार्ट किया है और इसके अलावा अर्बन में भी हमने मोबिलिटी टीम का आज गठन किया है। वार्ड पार्षदों के माध्यम से समस्त वार्डवासी जो प्रथम डोज से छूटे हुए हैं उन्हें ईद आंगनबाड़ी में एकत्रित किया जा रहा है और वहाँ मोबिलिटी टीम भेजते हैं उन्हें वैक्सीनेशन। सर मोबाइल टीम का एक्चुअल काम क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं? मोबाइल टीम का एक्चुअल कार्य ये है कि जहाँ न पहुँचे मतलब जो न पहुँचे हम तक, हम पहुँचे उन तक। तो इस तर्ज पे मोबाइल टीम का ये है कि जो ग्रामीण है जो जिनके पास आने जाने का साधन नहीं है और उनके क्षेत्र से तो मोबिलाइज होने का भी साधन नहीं है, तो वहाँ पे हम अपनी मोबाइल टीम भिजवाते हैं, उस समूह को हम वहाँ पे वैक्सीनेट करते हैं। हम मौके पे वैक्सीन लगाएं, हम मौके पे वैक्सीन लगा रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के तहत 27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर बालाघाट शहर में दिखाई नहीं दिया। लेकिन कटंगी क्षेत्र में बंद को व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिला। कटंगी शहर पूरी तरह बंद रहा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी कानून बनाए जाने को लेकर 27 सितंबर सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में देशव्यापी बंद रखा गया था। बालाघाट शहर में बंद का असर नदारद था। यहां प्रतिदिन की तरह दुकानें खुली हुई थी और बंद का कोई असर नजर नहीं आया, जबकि कटंगी क्षेत्र में बंद को जबरदस्त समर्थन मिला और पूरे कटंगी शहर की दुकानें बंद दिखाई दी। कटंगी बंद के चलते सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। इस बंद आह्वान को कटंगी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने आह्वान किया था, जिसका स्वस्फूर्त होकर व्यापारियों ने भी सहयोग किया, जिसमें किसान संगठन और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के अलावा युवा जागरूक नेता भी शामिल रहे। शांतिपूर्ण रहे इस बंद को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों ने कटंगी मुख्यालय के सिनेमा चौक में धरना देकर कृषि कानूनों को लेकर मांगों का ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला संयोजक ईश्वरी प्रसाद बिसेन ने कहा कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है, ताकि सरकार के काले कृषि कानून को वापस लिए जाने और कृषि उत्पादन की एमएसपी तय किए जाने ये आंदोलन किया जा रहा है। यदि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती और एमएसपी की गारंटी नहीं देती है तो आंदोलन जारी रहेगा। आज अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। उसी तारतम्य में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वावधान में आज बालाघाट जिले की कटंगी तहसील को संपूर्ण रूप से बंद रखा गया है और तमाम हमारे व्यवसायी बंधुओं ने हमको तहे दिल से अपना समर्थन देके बंद को सफल बनाया हुआ है। विगत 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पे हिंदुस्तान का किसान केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलनरत है और 10 महीना पूरे होने के बाद आज संपूर्ण भारत में इस बंद का आयोजन रखा गया है, ताकि सरकार ने जो 3 किसान विरोधी कृषि कानून लाए हुए हैं मूलतः उसको वापस लेने एवं पूरे हिंदुस्तान में किसान के कृषि उत्पाद की एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी दिलाने के लिए यह आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता आशुतोष बिसेन ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ वे आंदोलनरत हैं, जिससे देश के किसानों का हित प्रभावित होने वाला है। बावजूद इसके सरकार उनकी सुध लेना तो दूर किसानों से बातचीत तक नहीं कर रही है। किसी भी कीमत पर सरकार व्यावसायिक मित्रों को लाभ पहुंचाने वाले बिल को वापस नहीं ले रही है। भारत का किसान मोदी जी की सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए जिससे पूरे हिंदुस्तान के किसान का हित प्रभावित होने वाला है, उसके विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी सूद लेना तो दूर किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत तक के लिए राजी नहीं है और किसी भी कीमत पर सरकार उनके व्यावसायिक मित्रों को लाभ पहुंचाने वाले 3 कानूनों को वापस लेने के लिए विचार नहीं कर रही और इसी उसमें आज उसके 10 महीने पूरे हो चुके हैं
इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी तारतम्य में हम सभी लोगों ने, चूँकि हम सब किसान हैं पेशे से, हमारे अपने कटंगी नगर में भी कल व्यवसायियों से हमने बंद के लिए समर्थन मांगा था और सबसे कहा था कि भैया कम से कम 2 बजे तक, दोपहर तक आप अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखिए, किसानों के साथ खड़े होइए। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर 27 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल की गई, जिसका असर बालाघाट में भी देखने को मिला। देश के 43 बैंकों के 21,000 से ज्यादा शाखाओं और 675 जिलों में विभिन्न मांगों के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल की गई, जिसमें ग्रामीण बैंकों सहित अन्य बैंकों में पूरी तरह कामकाज ठप पड़ा रहा। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जिला मुख्यालय शाखा बालाघाट के समक्ष बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की, जिसमें प्रमुख रूप से सुशील वर्मा ज्वाइंट काउंसिल अध्यक्ष, लीलाधर सुलाखे शाखा प्रबंधक शाखा बालाघाट, पीताम्बर चौधरी शाखा प्रबंधक शाखा कोसमी, रमेश पटेल शाखा प्रबंधक बूढ़ी, राजकुमार मरस्कोले शाखा प्रबंधक शाखा हट्टा, लखनलाल गुप्ता सेवानिवृत्त अधिकारी सहित जिले की 26 शाखाओं के अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। हड़ताल में प्रमुख रूप से बैंकों के निजीकरण किए जाने का मुद्दा था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किए जाने, पदोन्नति नियम को प्रायोजक बैंकों के समान करने, 11वें समझौते की सभी सुविधाओं को समान रूप से ग्रामीण बैंकों में लागू किए जाने, सभी दैनिक वेतन भोगियों, आकस्मिक मजदूरों को नियमित किए जाने के अलावा पेंशन नियम और लंबित मुद्दों को लेकर हड़ताल की गई। हड़ताली बैंक कर्मियों ने निजीकरण का मुद्दा उठाते हुए बताया कि सरकार निजीकरण की मंशा जाहिर करती है, जिससे ग्रामीण बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी को लेकर ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील वर्मा ने बताया कि बैंकों के निजीकरण से बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा, जबकि ग्रामीण बैंकों ने ग्राम विकास को लेकर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा निजीकरण करने की प्रक्रिया उचित नहीं है। हमारी हड़ताल भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। हमारी हड़ताल है कि जो ग्रामीण बैंक में वर्षों से अंशकालिक फर्राश दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण की मांग को लेकर है। हमारी हड़ताल भारत की जो सरकार जो है वो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो अडानी अंबानी के हाथों में बैंक चली जाएगी और फिर आम जनता का पैसा, अरबों रुपए आम जनता का जो छोटी छोटी जमा राशि है, उसका दुरुपयोग होगा और बड़े उद्योगपतियों को केवल फाइनेंस होगा। आप देख रहे हैं जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो सोशल सर्विस नहीं करते हैं। जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उन्होंने हिंदुस्तान में गांव-गांव में जाकर सोशल सर्विस की है, गांव के विकास के लिए काम किया है। हमारी मांग है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, सभी ग्रामीण बैंकों पर एक करके भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की मांग है। हमारी मांग है कि सरकार जितनी दमनकारी नीति एम्प्लॉइज विरोधी कर रही है, उसका तुरंत अपने प्रस्तावित जो उनके प्रस्ताव है उसको वापस ले। हम इस सब का घोर विरोध कर रहे हैं। आज हमारी 1 दिन की हड़ताल है, आने वाले समय में लंबी हड़ताल भी हम करेंगे। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत साउंगी के नहर टोला में नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। 27 सितंबर को नवविवाहिता की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद ही परिजन शांत हो पाए। घटना के संबंध में बताया गया कि खैरलांजी थाना क्षेत्र के घुबड़गोंदी आनंदपुर निवासी लालचंद भगत की पुत्री निरूपा का विवाह वारासिवनी थाना क्षेत्र के साउंगी गांव के नहर टोला निवासी सुनील बिसेन के साथ वर्ष 2012 में हुआ था, जिसकी 27 सितंबर की सुबह अचानक तबीयत खराब होने की वजह से करीब 9 बजे मृतका के ससुराल जन उसे वारासिवनी के सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इसकी जानकारी जैसे ही मृतका के मायके वालों को लगी, वे तुरंत ही सिविल अस्पताल पहुंचकर मृतका के पति सुनील बिसेन पर हत्या का आरोप लगाने लगे और वहां हंगामा करने लगे।
जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, तुरंत ही एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी सिविल अस्पताल पहुंची और मृतका के परिजनों को निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में मृतका निरूपा बिसेन के जीजा श्री राम टेम्बरे ने बताया कि पति सुनील बिसेन और उसके परिजन शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे और उससे हमेशा ही मारपीट करते थे। घटना की जानकारी मृतका निरूपा हमें देती थी। बीते 2 माह पूर्व भी दामाद सुनील बिसेन ने बेटी के साथ दहेज लाने की बात पर मारपीट की थी। ये इसको मारपीट करता था इसका पति, और टंगिया लेके दौड़ते था, दूसरे के घर जाती थी तो इसको खींच के लाते था और मारते था और परेशान करते था कि तू पैसे दे मादर चो साली, ऐसा वैसा करके लान फान। इसको एक बार मैं छुड़ाने समझाने भी गया, 4 लोग गए थे, लड़की के पिताजी, लड़की का भाई, लड़की का एक पड़ोस का और भाई था और मैं उसका जीजा। तो इसको समझाए तो उसके देवर ने बोला कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, इसकी रिस्क मैं लेता हूँ। इसके बाद में ये घटना हो चुकी है। रात में कल भी इसने मारा है बोलते हैं, तो किसी के घर लड़की गई थी तो वहाँ से खींच के लाया और इसने मारा है, रात में जान से मार डाला इसने। मृतका की बड़ी बहन ने उसके पति पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के एक दिन पूर्व 26 सितंबर को भी सुनील ने दहेज लाने की बात पर उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा था, जिससे उनकी बहन किसी तरह से बचते हुए पड़ोसी के घर जाकर छुप गई थी। सुबह हमको 9 बजे फोन आया, 7 बजे कोई भी 5-6 बजे झाड़ू लगाते हैं, बोले झाड़ू लगाते लगाते बोले बेहोश हो गई है बोले। और यहाँ 9 बजे हमको फोन आया, 9 बजे आए तो यहाँ मैयत दिख रही है। तो बोले शादी हुई है जब से परेशान, तेरे बाप के कबीले बेचारा, तेरे बाप गरीब है, ऐसा है, नंगा है, उंगा है। तो माँ भी बोलती, सब बोलते थे सर, और सब बोलते थे, परेशान करते थे। पूरा जेवर लुट डाला, खाने को चावल नहीं रखा है, परेशान कर दिया। 4 दिन पहले यहाँ जेवर रखने मांगने आया, फिर मायके का पूरा जेवर गिरवी रख के पूरा खा डाला है और परेशान कर। टंगिया बसला लेके तो कोई के अगर छुपती थी तो उनका कुछ भी बोलना, कुछ भी दोष लगाना, वहाँ से खींच के आए तो ऐसी मैयत दिख रही। यहाँ तो मैयत चाहिए थी, बोलते भैया झूठ बोल रहे हो। इसकी शादी कब हुई थी और कब से परेशान करता था ये? 2012 में, तब से ही परेशान करता था। उक्त संदिग्ध मौत की खबर के बाद वारासिवनी एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव ने अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों के बयान दर्ज कर मृतका के शव का पंचनामा मर्ग कायमी पश्चात शव का पोस्टमार्टम करवाकर घटना को जांच में लिया है। समाचारों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।